क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि जो बुक आप यूज़ करते हैं, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग, जो नोटबुक आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एक लंबे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके पास आती है। इसकी ज़िंदगी जो है वो एक ट्री से शुरू होती है। ट्री को कट डाउन किया जाता है, फिर उसका पल्प बनाया जाता है, फिर उस वुड पल्प को पेपर में चेंज किया जाता है मशीन से, फिर उसमें इंक से प्रिंट किया जाता है और उसके बाद बाउंड करके एक नोटबुक के रूप में पैक करके उसको मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है और फाइनली वो फिर आपके हाथ में पहुंचती है। तो ये देखिए, आप एक ट्री से, एक बैम्बू के ट्री से वो पेपर तक उसकी कहानी होती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। हमने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग में चेंज होता है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के रूप में और उसकी वैल्यू होती है पीपल को ज़्यादा। तो इसी में सबसे पहला नाम आता है इंडस्ट्री का। और आपसे पूछा जाएगा कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंसर्न होती है, संबंधित होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, जो माल के प्रोडक्शन से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मतलब मिनरल से जो धातुएं निकाली जाती हैं उससे, और प्रोविज़न ऑफ सर्विस मतलब या तो कोई सेवा दी जाती है तो उससे संबंधित होता है। तो इसीलिए हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करती है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री है और टूरिज़्म इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है उनके बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज़ और ओनरशिप के हिसाब से। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से जो है इंडस्ट्री जो हो सकती है, इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल कि किस तरह का रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करती है रॉ मटेरियल के रूप में। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट और लेदर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल का यूज़ होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं जो मिनरल ओर को यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में। इस तरह के जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करते हैं। जैसे आयरन जो होता है मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसको यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ a number of other product, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल और रेलवे कोचेज़, कई जगह इसका यूज़ होता है। इसलिए इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो भी अपन मशीनें होंगी वो आयरन पर डिपेंड करती हैं। फिर मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री यूज़ जो करती है सी प्रोडक्ट और ओशन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है। इंडस्ट्रीज़ जो सी फूड को प्रोसेस करती हैं और फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करती हैं वो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो यूटिलाइज़ करती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल के रूप में। और इंडस्ट्री एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वुड एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बिल्डिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे साइज़ के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे देखेंगे। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितना पैसा लगा। कैपिटल का मतलब यहाँ पर पूंजी या पैसा से है। नंबर ऑफ पीपल, कितने उसमें काम करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोडक्शन होता है। इन सब चीज़ों पर जो इंडस्ट्री होती है उसको जो है बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज़ को जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। इनको कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट जिसमें मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है हैंड के द्वारा या आर्टिज़न के द्वारा, जैसे बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट के जितने भी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हाथ से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सभी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तुलना में।
ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल में लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। फिर इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल का हायर होता है और टेक्नोलॉजी जो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में सुपीरियर होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए डिफरेंस तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर है सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। आपने देखा सिल्क वीविंग में क्या होता है, कीड़ों को पाल करके कि रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, फिर उनसे जो ककून से जो है रेशम का धागा निकाल के और फिर सिल्क को वीव किया जाता है। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी जो होती है, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट होते हैं या ऑटोमोबाइल्स का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको हैवी और मशीनरी का जहाँ होता है तो उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने अब साइज़ के हिसाब से देख लिया, रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री देख लिया, साइज़ के हिसाब से देख लिया। अब हम ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ को जो है प्राइवेट, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है वो ओन्ड और ऑपरेट की जाती है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जिसको कहा जाता है SAIL। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो ओन्ड और ऑपरेट की जाती हैं स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के द्वारा, जैसे मारुति उद्योग जो है वो लिमिटेड एक एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ओन और ऑपरेट की जाती हैं प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के द्वारा, दोनों के द्वारा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी जो हैं वो एग्जांपल हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ का। तो इनके सबके एग्जांपल आपको याद रखना कि कोऑपरेटिव कौन है, प्राइवेट का एग्जांपल बताइए, ठीक है ना। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, भाई जहाँ हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड अच्छा होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, लेबर मतलब काम करने वाले मिलना चाहिए, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, पैसा कैपिटल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और मार्केट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जिन सारे फैक्टर्स पर इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रीज़ के कौन कौन से फैक्टर हैं तो आप इन सब का नाम लिख सकते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट जो होती है इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर देती है, मतलब कम कीमत पर बिजली देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देती है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर देती है ताकि इंडस्ट्रीज़ को जो है लोकेट किया जाए बैकवर्ड एरिया में ताकि लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़, और इसी से क्या होता है टाउन और सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। फिर जैसे आपने देखा होगा कि भाई इंदौर है, इंदौर इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि भाई उसके पास पीथमपुर है। तो इस तरह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। अपने यहाँ भोपाल में अपन देखेंगे तो मंडीदीप जो है, ठीक है ना, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये एरियाज़ के कारण ही टाउन डेवलप होगा, लोग काम करने आएंगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, लोग रहने लगेंगे। तो टाउन और सिटीज़ के डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस तरह से ये जो है फैक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के, आप इनको इस तरह से भी दिखा सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें क्या इनपुट लग रहा है, क्या चीज़ की प्रोसेस हो रही है और आउटपुट क्या निकल रहा है। जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है इनपुट कहलाते हैं। जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है कि इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, जैसे कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। आउटपुट जो है एंड प्रोडक्ट जो होता है और जो इनकम अर्न होती है वो आउटपुट कहलाता है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनपुट जैसे मान लीजिए अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लें तो इसमें इनपुट जो होगा कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट हो सकता है। प्रोसेस इसमें क्या होगी बताइए, तो प्रोसेस जो है इसमें गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग मतलब कलरिंग होगी और प्रिंटिंग होगी। तो ये जो है, और आउटपुट इसमें क्या होगा, शर्ट होगा। तो इस तरह से तीन तरह की चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट।
फिर आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स की। इंडस्ट्रियल रीजन जो होता है इमर्ज होते हैं मतलब आते हैं या उभर कर सामने आते हैं कोई एरियाज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेस क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के पास हो एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। जैसे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वर्ल्ड के ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो हैं वो टेम्परेट एरियाज़ में होते हैं, सी पोर्ट और स्पेशली कोल फील्ड के पास होते हैं। जैसे आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं जितने ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ये वर्ल्ड के बेहतरीन इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इंडिया में भी सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। तो ये जो एरिया छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, तो ये जो रीजन है मेरठ, कोलम, तिरुवनंतपुरम, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ में। वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ जिसमें आयरन और स्टील सबसे ज़्यादा लोकेटेड हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया हैं। फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कंसर्न है इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। टू मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया भी इसके लिए आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसमें भी क्या होता है वही अभी अपन ने देखा कि इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। ये एक फीडर इंडस्ट्री कहलाती है क्योंकि जो हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। अब इसको सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जिसके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। इनपुट फॉर दिस इंडस्ट्री, इसका इनपुट क्या होगा बताइए अब आप? कि रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, ये सब और इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर को स्टील में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो कई स्टेज में होती है। उस सबसे पहले उसको जो है बड़ी बड़ी फर्नेस में इस तरह से बड़ी बड़ी भट्टियों में डालते हैं और आयरन को लाइमस्टोन और कोक मिला के फिर ब्लास्ट फर्नेस में जा कर के वहाँ हॉट एयर से प्रोसेस हो कर के एक तरफ से जो है स्लैग निकलता है, एक तरफ से मोल्टन आयरन निकलता है। तो मोल्टन आयरन को फिर रिफ़ाइन किया जाता है और आउटपुट जो है वो स्टील के रूप में मिलता है। तो इस तरह से ये इसका और जो दूसरे कई इंडस्ट्रीज़ में इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। स्टील टफ होता है एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर बनते हैं। एलॉय भी बनाया जाता है। एलॉय का मतलब होता है स्टील को दूसरी धातुओं मेटल के साथ मिला करके एलॉय बनाया जाता है। स्टील को एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर के साथ मिलाया जाता है। एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, और एलॉय से क्या होता है स्टील को गजब की हार्डनेस मिलती है, टफनेस मिलती है और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। फिर उसमें जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो अपन देख चुके हैं, पहले भी बताया मैंने कि आपको स्टील को क्यों कहते हैं बैकबोन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ is either made of iron or steel or has been made with tool of machinery of these metal। अब जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं या तो वो आयरन स्टील से बना होता है या उसके जो पार्ट्स होते हैं जिस मशीन से वो बना है उसमें कहीं ना कहीं आयरन का यूज़ होगा। तो शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटो जो हैं वो सभी कुछ जो है जितने भी ट्रांसपोर्ट, अब आप कहेंगे कि नहीं इसमें तो नहीं होगा कोई ऐसी चीज़, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करके जिस ट्रक में लाया गया होगा वो आयरन या स्टील का बना होगा। तो स्टील पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स जो होती हैं वो स्टील की होती हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करते, तो अल्टीमेटली आप जो गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का यूज़ होकर के वो प्रोड्यूस हुए होंगे।
लार्ज बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं वो स्टील से बने होते हैं। तो इसलिए स्टील इतना ज़्यादा यूज़ होता है और इसलिए उसको जो है हम बैकबोन कहते हैं। 1800 के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती थी वहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश होती थी, जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर होता था। ठीक है, लेटर क्या हुआ, आइडियल लोकेशन जो हो गया वो कोल फील्ड और क्लोज टू कैनल और रेलवे के पास हो गया, क्योंकि फिर उनको ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो। और 1950 के बाद ये सी पोर्ट की तरफ चला गया। तो इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे मतलब ये देखिए, ये पिक्चर से आपको पता चलेगा कि जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री किस तरह से अलग अलग जगहों पर सेटल होते चली गई। इन इंडिया आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। और सारा जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है हमारे यहाँ, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जो है वो सिचुएटेड है। तो ये जो एरियाज़ हैं, तो ये एक्चुअली 4 स्टेट में ज़्यादा स्प्रेड हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु, ये इम्पॉर्टेंट स्टील के सेंटर हैं जो यूटिलाइज करते हैं लोकल रिसोर्सेज को। तो हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ पर ओर मिलता है जनरली वहीं पर ये जो है मिलती हैं। जैसे कि टिस्को ने सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू किया था। टिस्को का पूरा जो नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और सेटअप किया आयरन और स्टील प्लांट। टिस्को तो 1907 में साक्षी नाम की जगह पर रिवर स्वर्ण रेखा और खारखाई करके जो झारखंड नाम की जगह है उस वहाँ पर ये स्थापित हुआ था। लेटर साक्षी को जो है नाम जमशेदपुर कर दिया गया। तो जोग्राफिकली जमशेदपुर जो है वो मोस्ट कन्वेंटली सिचुएटेड आयरन और स्टील सेंटर है कंट्री का, जमशेदपुर। फिर साक्षी वॉज चोजन टू सेटअप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीज़न। अब उस समय में इसको चुनने का बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि ये 32 किलोमीटर था, काली माटी स्टेशन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन का के पास था और आयरन ओर के पास था। और इसको जो है कोल झारिया की कोल फील्ड से मिल जाता था, झारिया की खदानों से आयरन ओर मिलता था। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज जो है उड़ीसा से मिल जाता था, छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। तो इस तरह से जो नदियाँ थीं खारकाई और सुवर्ण रेखा, ये बहुत ज़्यादा पानी देती थी, उनसे पानी सप्लाई होता था। तो इस तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हुआ और बाद में जो है जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई टिस्को के बाद से। और कई आज वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकोमोटिव पार्ट की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, केबल और वायर की। तो डेवलपमेंट ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने कई डोर खोल दिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडिया में। और ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। So the Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well as mini मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इससे जुड़ी हुई हैं। It also includes secondary producer, rolling mill and ancillary industries। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे पिट्सबर्ग के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। से स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में जो है लोकेशनल एडवांटेज है इसको भी, जैसे हमारे यहाँ था जमशेदपुर को। सम ऑफ रॉ मटेरियल कोल जो है वो अवेलेबल है। आयरन और कम्स जो है आयरन माइन से आता है, मिनेसोटा नाम की जगह से। और about 1500 km from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the best route of shipping ore। वहाँ पर शिपिंग और ग्रेट लेक्स वाटरवे है जिससे ये आ जाता है। ट्रेन्स जो है कैरी करती हैं ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया। ओहियो जो है मोनोगेहिला और एलिगेनी रिवर जो है ये प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई पर। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा जमशेदपुर में है उससे थोड़ा एडवांस जो है वो हमको पिट्सबर्ग में मिलता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग itself। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगेहिला एंड
मोनोगेहिला रिवर के पास है, ये हमको इससे पता चलता है। और जो है एलिघेनी रिवर अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर जो है, इन सब से इसको पानी मिलता है। और बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पर हैं, क्योंकि ये रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और कई चीज़ के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इसके प्रोडक्ट का यूज़ होता है, पिट्सबर्ग से जो प्रोडक्ट निकलता है। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया कि हमारे यहाँ और अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो क्यों डेवलप हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट है। अब कॉटन इंडस्ट्रीज़ को देखें कि वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न, जो कपड़ा होता है वो यार्न से बना जाता है, इज़ एन एनिशियंट आर्ट, ये पुराना आर्ट है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इनको क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल के हिसाब से हम अलग अलग एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग उसमें, कि फाइबर जो होता है वो रॉ मटेरियल है इसका। फाइबर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर के नाम यदि आपसे पूछे जाएं तो सिल्क, कॉटन, लियॉन, जूट, और मैन मेड के पूछे जाएं तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन। तो ये जो है मैन मेड जो है फाइबर है, और इन सब से क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री till industrial revolution in 18th century cotton cloth was made and using hand spinning technique। अब हमारे यहाँ तो पहले क्या होता था, चरखा तकली से जो है धागा बनता था और वीवर्स लोग उसको बुन लेते थे। फिर 18th सेंचुरी में पावर लूम आ गए, पावर लूम मतलब जो तेज़ी से काम करने लगे। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन में और दूसरे पार्ट में अपन ने जैसे स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में पढ़ा था, तो उससे फिर क्या हुआ, कपड़ा जो है इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। आज इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉटन के, कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन। और हमारे यहाँ के बहुत सारे कॉटन के जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, मुस्लिन, सिंट, कैलिको, गोल्ड रॉट कॉटन, सूरत, वरोदा जो है, ये सब वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ हैंडवुड कॉटन टेक्सटाइल जो है, हाथ से जो बना हुआ कपड़ा, वो बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन को इतना फेस नहीं कर पाई। जो वेस्ट की टेक्स्ट मिल थी, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने उस समय स्वदेशी का बहुत ज़्यादा वो किया था। आपको याद होगा विदेशी कपड़ों की होली क्यों जलवाई थी, इसी कारण से, क्योंकि उस समय में जो वेस्ट से प्रोडक्ट आता था वो चीप होता था, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट से होता था, उससे हमारे देश के जो वीवर्स थे उनको काम नहीं मिलता था। अब है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, जैसा हमने अभी पढ़ा। और अब जो है इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए जो है इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं, और ये हम देख सकते हैं मैप में कि ये यहाँ पर हैं। और उसके बाद फर्स्ट जो है सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में 1854 में स्थापित हुई थी। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट था मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल था, स्किल्ड लेबर था वहाँ पर। तो इन सब के कारण मुंबई में इतना ज़्यादा ये इंडस्ट्री फैली। इनिशियली ये इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र और गुजरात में फैली, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था। परंतु आज जो है ह्यूमिडिटी कहीं पे भी क्रिएट की जा सकती है आर्टिफिशियली, ठीक है। और रॉ कॉटन जो है वो प्योर नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। तो ये इंडस्ट्री जो है दूसरे पार्ट में भी फैली, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत जो है आज इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं। अहमदाबाद का नाम आपने सुना ही होगा, गुजरात में है, सुबह साबरमती नदी के किनारे है। द फर्स्ट मिल जो है यहाँ पर जब बनी थी वो 1859 में बनी थी बॉम्बे के बाद। तो इट सून बिकेम सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, और ये दूसरी सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी थी मुंबई के बाद। अहमदाबाद was therefore often referred, और अहमदाबाद तो इतना फेमस हुआ कि उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब उसमें भी क्या है, वहाँ का फेवरेबल वेदर है, बहुत वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास है, और अवेलेबल वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है।
क्लाइमेट जो है वो आइडियल है स्पिनिंग वीविंग के लिए, और फ्लैट टेरेन जो है और इजी अवेलेबिलिटी लैंड जो है, तो इन सब चीज़ों के कारण आज हम अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर है वेल डेवलप्ड रोड, रेलवे नेटवर्क इजी ट्रांसपोर्टेशन को प्रोवाइड करता है, और ऐसे ही मुंबई में भी है, मुंबई के जैसे। और परंतु अब रिसेंट ईयर में अहमदाबाद का जो टेक्सटाइल है वो क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, और वहाँ की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं। और ये जो हो रहा है कि नई टेक्सटाइल सेंटर जो अब मतलब इंडस्ट्री आ रहे हैं भारत में, और वो नई मशीनों के साथ आ रहे हैं, और जो अहमदाबाद की मशीनें वो पुरानी हो रही हैं, वो अपडेट नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि नए इमरजेंस नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हमने वहाँ पर पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा था, अब हम ओसाका के बारे में पढ़ेंगे। ओसाका जापान में है, ये भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहलाता है। यहाँ ओसाका में जो ये डेवलप हुई इंडस्ट्री, ये भी कई ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण हुई। यहाँ पर एक्सटेंसिव प्लेन है ओसाका के आसपास, और लैंड जो है इजीली अवेलेबल है फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, रिवर यहाँ योडो है, ठीक है, और लेबर भी यहाँ आसानी से लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। लोकेशन, पोर्ट फैसिलिटी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें होने की वजह से ओसाका जापान का जो है वो फेमस है। कॉटन इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। उसका गुड मार्केट है क्योंकि उसकी गुड क्वालिटी है और लो प्राइस रखते हैं ये लोग। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन कंट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्री सच एज आयरन, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट। और धीरे धीरे क्या ओसाका की भी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आ गई हैं, और ओसाका जो शहर है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रहता है डेवलपमेंट में, और हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, और उनकी हमने एक बहुत अच्छे से स्टडी की। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा।